हेलो गाइस, वेलकम टू आस्था स्टडी बी। आज हम पढ़ेंगे BEGLA 138। हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे BEGLA 138 रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। सो लेट्स स्टार्ट। लर्निंग टू रीड इफेक्टिवली ब्लॉक 1। और इसके अंदर हम पढ़ेंगे रीडिंग प्रोसेस, डेवलपिंग रीडिंग स्किल्स, लर्निंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रैटेजीज, रीडिंग और लाइब्रेरी टेक्स्ट, ये सब कुछ कवर करेंगे। एंड आज पहला पार्ट कवर करते हैं और हम देखते हैं कोर्स इंट्रोडक्शन में ज़्यादा कुछ है नहीं, इसके बारे में दे रखा है कि कोर्स क्या है। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं अपना रीडिंग प्रोसेस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रीडिंग? रीडिंग क्या होता है? ठीक है, डू यू लाइक रीडिंग, वाई और वाई नॉट, हाउ ऑफन डू यू रीड, ये सब कुछ क्वेश्चन जो है हम आगे सॉल्व करेंगे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द मॉडर्न क्लासरूम एनवायरनमेंट एंड ओवरव्यू। द क्लासरूम टुडे इज फुल fluid space. The classroom today is fluid space. Even as you all pursue a distant education program, जैसे कि हम सब कर रहे हैं, you will be receiving certain lectures in your designated study centers on through online platforms. आप लोगों को कईयों को मिले होंगे। Regardless of regular or distance education, online or offline modality, a classroom as such is not a site for perpetuating undemocratic life. It is not a space for addressing social power. It is not a platform for the display and transmission of power and knowledge of the educator. It has become a potent site for addressing issues of injustice, inequality, and inadequacy. It has evolved as a very plausible field for initiating process of reflection. तो ये हमने जो प्लेटफॉर्म बनाया है, क्या कहना चाह रहे हैं कि जो क्लासरूम आजकल है ना, ये एक फ्लूइड स्पेस है। इसके अंदर हम बहुत कुछ सीखते हैं, चाहे हम डिस्टेंस एजुकेशन कर रहे हैं, चाहे हम रेगुलर कर रहे हैं, इट डजेंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज़ कि आप सीख रहे हो, आप नॉलेज गेन कर रहे हो, और इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि एजुकेटर क्या दे रहा है। एजुकेटर नॉलेज दे रहा है तो वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो अपनी पावर नहीं दिखा सकता। दैट इज़ इनजस्टिस एंड एवरीथिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। दिस कैन प्राइमरी बी अचीव थ्रू रीडिंग एंड डिस्कशन सिंस बोथ प्रोवाइड अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ पर्सपेक्टिव्स। तो बहुत चीज़ें क्लासरूम में, अगर क्लासरूम एनवायरनमेंट को अच्छा बनाना है, सब करना है, अच्छे से नॉलेज गेन करनी है, आपको अच्छे से एजुकेट होना है, तो आपको रीडिंग तो करनी ही करनी है। रीडिंग मतलब पढ़ना, जो भी आपके पास मटेरियल है उसको अच्छे से गो थ्रू करना, उसकी एक एक चीज़ को समझना, दैट इज़ रीडिंग। एंड डिस्कशन मतलब कि अपने ही क्लासरूम में अपने ही पीयर्स से, मतलब अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स, अपनी टीचर से, अपने मेंटर्स से डिस्कशन करना अबाउट द प्रोवाइडेड मटेरियल या जो भी आप पढ़ रहे हो। टुडे एन इफेक्टिव लैंग्वेज लेसन मस्ट इंटीग्रेट प्राइमली थ्रू रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन द कंटेंट, लैंग्वेज एंड कल्चर इनटू लर्निंग। तो रीडिंग और एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है, कंटेंट भी बहुत ज़रूरी है, लैंग्वेज और कल्चर हम इसमें डाल देते हैं, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। द 5 C's। ओके, अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना, ये पूछ सकते हैं आपसे। 5 C's ऑफ द इफेक्टिव लेसन्स इन टूडेज लैंग्वेज क्लासरूम इज कंटेंट, कम्युनिकेशन, कॉग्निशन, कल्चर एंड कंटेक्स्ट। कंटेंट, कम्युनिकेशन, कॉग्निशन, कल्चर एंड कंटेक्स्ट, ये सब इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। आगे चलते हैं। इन एन आर्टिकल P. Breen titled The Social Context for Language Learning, a Neglected Situation. Breen highlights the study of classroom language learning from two different perspectives, namely research and teaching. In particular, he interrogates two perspectives. What are the specific contributions of classroom to process of language development? उसने ये पूछा था. And what ways might the teacher exploit the social reality of the classroom as a source for टीचिंग ऑफ लैंग्वेज। मतलब कैसे कैसे इंपॉर्टेंट है और कैसे कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो, टीचर आपको सिखा सकते हैं, लैंग्वेज टीचिंग कर सकते हैं अपनी अच्छे से। तो उसने ये चीज़ें अपने उसमें पूछी थी आर्टिकल में। आगे चलते हैं। नाउ कंसिडरिंग वेदर यू मीट योर प्रोफेसर रेगुलरली इन अ रेगुलर क्लासरूम और यू मीट देम इन प्लान सेशन इन डिस्टेंट लर्निंग मोड, अ कॉमन आंसर टू बोथ द अबव क्वेश्चन इज दैट दिस कैन बी अचीव बाय इनिशिएटिंग इन द स्टूडेंट्स कल्चर ऑफ रीडिंग। अच्छा, चाहे अगर आप अपने टीचर के साथ मिल रहे हो, आप रेगुलर जाते हो या आप डिस्टेंस जा रहे हो, और अगर आप
कुछ ही टाइम बाद ही मिल रहे हो, दोनों ही केसेस में क्या है कि आप उनसे ये चीज़ क्वेश्चन कर सकते हो कि कैसे आप अपनी रीडिंग को इन्हांस कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो। उसके अलावा आगे चलते हैं, देयर एग्जिस्ट अ वेरी इंटीग्रेट रिलेशनशिप बिटवीन द social process of learners and their individual psychological processes, and thus learning can occur twice, first at the social level and next at the individual level। तो लर्निंग दो लेवल्स पे हो सकती है, एक क्या होती है सोशल लेवल होती है और दूसरी होती है इंडिविजुअल लेवल। सोशल लेवल क्या होता है, जिसके अंदर आप लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हो, इंटर साइकोलॉजिकल करते हो। thereafter occurs within the learner intrapsychological। तो मतलब कि मैं ये कहना चाह रही हूँ, अगर आप सोशल लर्निंग कर रहे हो तो इसका मतलब आप अपने क्लासरूम में अपने पीयर्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अपने मेंटर्स के साथ ना कुछ स्टडी कर रहे हो, कुछ डिस्कशन कर रहे हो और आप सोशलाइज हो रहे हो। मतलब आप इंटर वर्ड ध्यान देना, इंटर साइकोलॉजिकल लर्निंग कर रहे हो, रीडिंग कर रहे हो। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि अगर आप इंट्रा कर रहे हो, इंट्रा मतलब कि आप अपने साथ ही कुछ डिस्कशन कर रहे हो, आप अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने आप को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो एज एन इंडिविजुअल, तो उसे कहते हैं इंट्रा साइकोलॉजिकल। ये भी आ सकता है। आगे चलते हैं, इन दिस काइंड ऑफ सोशियो कल्चरल इंटरकोर्स reading directly influences the psychological development of the learner by continuously integrated the learning experience of each individual with the group as a whole. It is through a consideration to the expectation, values and beliefs of the learner that the learning group progresses and the learning environment is moderated। तो मतलब कि ये जो आप इंटरकोर्स कर रहे हो, सोशियो कल्चरल आप रीडिंग कर रहे हो, डायरेक्टली क्या करता है आपकी साइकोलॉजिकल, आपके माइंड को ऐसे इन्फ्लुएंस करता है ना कि भाई आप बहुत अच्छी लर्निंग कर रहे हो, आप बहुत अच्छे लर्नर हो, एंड आप जैसे जैसे डिस्कशन करते हो आपकी नॉलेज एनहांस होती है और आपके एक्सपेक्टेशंस, वैल्यूज़ और बिलीफ पे आप खरे उतरते हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं, देयर आर वेरियस मेटाफर्स कंपेयरिंग द क्लासरूम सिचुएशन टू एन एक्सपेरिमेंटल laboratory or a discourse podium and even to a choral garden। The first metaphor of the classroom as experimental laboratory। मेटाफर मतलब उसको एनहांस, किसी चीज़ को एनहांस करके जब आप बताते हो, जैसे कि मैंने बोला कि द क्लासरूम एज एन एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी। क्यों? क्योंकि जब आप एक क्लासरूम में होते हो, आपके टीचर जो है वो आप बच्चों को कुछ समझाते हैं और क्या होता है कि वो एक तरह से एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी है। कोई बच्चा कैसे सीखता है, हर इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है ना, कोई बच्चा कैसे सीखता है, कोई कैसे सीखता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये एक लैब है जहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। इट डजेंट मैटर कि वो सक्सेसफुल हुए कि नहीं हुए, बट इट डज मैटर कि आपने उससे क्या सीखा, आपने उससे क्या लर्न किया अपने आगे की लाइफ के लिए, अपने आगे के एक्सपीरियंसेस के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं, is derived from the premise of Stephen Caron's second language acquisitions theory। ठीक है, ये याद रखना point। In order to explain the classroom as an experimental laboratory, one must understand the primary function of language classroom as manifested by correlation between exposure to a linguistic input through reading and the final learning outcome। मतलब कि ये बोल रहे हैं कि अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ मैं क्लासरूम एज एन एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी, तो मैं ये कहूँगी कि कैसे एक टीचर सब कुछ ना अपने स्टूडेंट्स को समझाती है और कैसे वो उनसे ना क्वेश्चंस करती हैं, रीडिंग करवाती हैं, एंड कैसे वो उनसे पुट करती हैं ऐसे क्वेश्चंस कि वो अपने आप को एनहांस कर सके और कुछ अच्छी आउटकम निकल सके इन लैंग्वेज लर्निंग एक्सेट्रा। तो इस सब की वैल्यू क्या होता है कि रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जब आपको प्रोवाइड होती है तो आप अच्छे से ग्रो कर पाते हो। आगे चलते हैं, दैट द ट्यूटर इज परसीव्ड एज अ सरोगेट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट। तो ट्यूटर क्या होता है, एक सरोगेट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट होता है whose shoulder lies the responsibility of facilitating comprehension for individual learners and reinforcing positive learning और एक्सेट्रा। ठीक है, तो मतलब अब मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि जो ट्यूटर, जो आपके टीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपको एक तरह से हेल्प करते हैं कि वो आपकी तरह एक तरह से आपके शोल्डर्स, अपने शोल्डर्स देते हैं एक तरह से, मतलब आपको सपोर्ट करते हैं। शोल्डर्स देना मतलब सपोर्ट करना, सपोर्ट करते हैं कि आप अपनी नॉलेज को एनहांस करो। वो आपको
चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, अपनी नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, अपना एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं ताकि आप अच्छे से ग्रो कर सको, ठीक है। देन आगे चलते हैं इन द सेकेंड मेटाफर। अब सेकेंड मेटाफर पे आ जाते हैं, द क्लासरूम और एज डिस्कोर्स। द प्राइमरी फोकस इज ऑन क्लासरूम ओरिएंटेड रिसर्च which intends to understand the discourse of classroom communication. मतलब कि it shows the teachers and learners as active readers engaged with each other, whereby the classroom activities and inputs can be explored as a text through reading and discussion. क्लासरूम एज अ डिस्कोर्स मतलब है कि कैसे क्लासरूम ओरिएंटेड रिसर्च होती है, टीचर्स और स्टूडेंट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एज अ कम्युनिटी ग्रो करते हैं और एक दूसरे को हेल्प करते हैं नॉलेज एक्सचेंज करने में और अपनी नॉलेज बढ़ाने में, अपने एजुकेशन में कुछ इनपुट देने में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं द थर्ड मेटाफर विच एक्सप्लेन्स द क्लासरूम एज कोरल गार्डन। क्लासरूम एज कोरल गार्डन मतलब derives from Melanokiev's classical studies of the island cultures, describing it in coral gardens and their magic. मतलब this metaphor articulate मतलब समझाता है the premise that in order to understand a language classroom, observation alone on the surface level of classroom discourse is inadequate. It is neither practical nor possible to understand the culture of the text just by learning the language or understanding the language by studying the culture and थ्रू रीडिंग एंड डिस्कोर्स, ठीक है। तो अब क्या कहने चाह रहे हैं, द क्लासरूम एज अ कोरल गार्डन। कोरल गार्डन मतलब कि कोरल गार्डन जैसे कि आइलैंड्स वगैरह पे होते हैं और उसके मैजिक होता है। वो कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ आप टीचर्स के और अपने पीयर्स को ऑब्जर्व करके नहीं सीखोगे, आपको खुद भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सिर्फ ऐसे दूसरों को देख के काम नहीं बनेगा, आपको खुद भी उनसे इंटरेक्ट करना पड़ेगा, अपने आप से इंडिविजुअली भी ग्रो करना पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ क्लासरूम एज अ कोरल गार्डन सीक्स टू एम्फसाइज the importance of understanding the classroom situation, which can result in increasing learner engagement, motivation and participation for betterment of language learning through reading with a highlighted purpose. It highlights the urgency and necessity of perceiving the classroom as a real place with its own culture to help us exploit its complexity as a resource for language learning, especially through reading and interpretation. तो रीडिंग और इंटरप्रिटेशन बहुत ज़रूरी है जब आप इस चीज़ की बात करो कि आप एक क्लासरूम में हो और आप वहाँ पे एंगेजमेंट कर रहे हो, आप मोटिवेशन ले रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो, बेटरमेंट किसके लिए, लैंग्वेज लर्निंग की बेटरमेंट के लिए। आगे चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखे हैं। 8 एसेंशियल फीचर्स हैं किस चीज़ के, कल्चर ऑफ अ लैंग्वेज क्लासरूम, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखने हैं। ये क्या है, इंटरैक्टिव मतलब इंटरैक्ट करते रहना अपने टीचर के साथ, बात करते रहना, डिस्कस करते रहना। डिफरेंशिएट होके थोड़ा सा अलग होके भी सोचना, ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना। कलेक्टिव मतलब कि एज अ ग्रुप, एज अ टीम आपको काम करना है। ये नहीं कि सिर्फ अपने इंडिविजुअल लेवल पे ग्रो करते जाओ, ऐसे आपको दूसरों से कैसे नॉलेज मिलेगी, आपको अपने पीयर्स के साथ भी डिस्कस करना है ताकि आपको उनकी भी नॉलेज है वो भी आपको मिले और आप अपनी नॉलेज भी दो और आप डिस्कस कर सको और अपनी नॉलेज को और एनहांस कर सको। हाईली नॉर्मेटिव, ठीक है, हाईली नॉर्मेटिव होना चाहिए, एसिमेट्रिकल होना चाहिए, इनहेरेंटली कंजर्वेटिव होना चाहिए, जॉइंटली कंस्ट्रक्टेड एंड इमीडिएटली सिग्निफिकेंट। ये इंपॉर्टेंट है, ये प्लीज़ याद रखना, ये आ सकता है, ठीक है। देन आगे चलते हैं हम, अच्छा ये रहता है, ठीक है। तो ये है हमारे पास ब्रीन्स मेटाफर्स जो हैं। तो ये क्या है, ब्रीन्स ने कुछ डेफिनेशंस दिए थे, कुछ मेटाफर्स दिए थे जो हमें एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं एक्सप्लोरेशन के लिए और एग्जामिनेशन के लिए, किस चीज़ में, लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस में। उन्होंने जितने भी 3 मेटाफर दिए थे ये तो बहुत ज़रूरी है ही है और इनको आपको इनके ना वो भी याद करने हैं, मीनिंग भी याद कर रहे हैं। वो आपसे पूछ सकते हैं ब्रीन कौन था और उसके मेटाफर्स क्या थे और उसके कुछ ऐसे पॉइंट्स जैसे दे रखे हैं वो भी याद करके जाना। सो गाइस थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मुझे ज़रूर बताना ताकि मैं और वीडियोज़ कुछ बना सकूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे और आपकी हेल्प हो सके। Thank you guys, like, share and subscribe the channel, and also you can join our Telegram channel which is Astha Study Bee and I provide IGNOU BSCG notes specifically. Thank you so much.